गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ेंगे कारतूस। तो ये है आपके सामने कारतूस कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पात्र यानी जो कैरेक्टर है उसकी बात हो रही है। तो पात्र कौन कौन है इस पूरे कहानी में? कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार, ये 4 पात्र हैं। अगला है अवधि यानी टाइम, 5 मिनट, यानी पूरी जो ये नाटक का एक पार्ट है बेसिकली, और ये बिल्कुल 5 मिनट में दर्शाया जाएगा, ऐसा एक नाटक का पार्ट है। जमाना यानी टाइम, किस टाइम की बात हो रही है? ये टाइम था 1799, 1799 की बात है। समय, टाइम कब का था? रात्रि का, यानी रात का। स्थान, गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलिंस के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। ठीक है, गोरखपुर में एक जंगल है, वहां पर कर्नल कॉलिंस ने एक खेमा लगा रखा है, यानी टेंट लगा रखा है, और वहां का अंदर के जो हिस्सा है उसके बारे में बात होगी। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलिंस और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। तो वहां का ये सिनेरियो है जो यहाँ बताया गया। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। तो उसमें से कर्नल कहता है कि कर्नल कॉलिंस है, उसका नाम कॉलिंस है और उसका पोस्ट का नाम कर्नल है, पोजीशन का नाम। तो कहता है कि जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट फिर कहता है, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि यहाँ तो हफ्ते हो गए, यानी बहुत दिन हो गए यहाँ पर खेमा डाले हुए, यहाँ टेंट लगाए हुए, और जो हमारे साथ सिपाही है वो भी तंग आ गए, यानी वो भी अब उब गए हैं, और ये पता नहीं वजीर अली आदमी है या भूत, ये पकड़ में ही नहीं आ रहा है। यानी वो लोग वहाँ वजीर अली को पकड़ने के लिए आए हुए थे। कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। फिर कर्नल जवाब देते हुए कहता है कि उसके अफसाने यानी उसकी कहानियां, उसकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल रॉबिन हुड के जो कारनामे हैं वो याद आ जाते हैं। वो कहता है कि अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है, इस बात का तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वो बहुत ज्यादा, अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर वो 5 महीने ही हुकूमत किया होगा। यानी वो जिस जगह का राजा था वो 5 महीने ही राजा रह पाया था, लेकिन मानो उन 5 महीनों में ही उसने लगभग अवध के दरबार को, जहाँ का वो राजा था, उसको वो अंग्रेजों के असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हुआ। यानी वो ऑलमोस्ट उस जगह को अंग्रेजों के अधिकार से बाहर निकालने में, यानी उसको अंग्रेजों से आज़ाद दिलाने में सफल हो गया था। फिर लेफ्टिनेंट कहता है, कर्नल कॉलिंस, ये सआदत अली कौन है? फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि कर्नल कॉलिंस, ये सआदत अली कौन है? कर्नल, आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। और फिर कहते हैं कि आसिफुद्दौला का भाई है, कौन है? सआदत अली, और वजीर अली का और उसका दुश्मन। ठीक है, वजीर अली और वजीर अली का वो दुश्मन है। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़की की कोई उम्मीद नहीं थी, यानी आसिफुद्दौला जो है उसको लड़के होने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो हम सबको पता है पहले के ज़माने में जब राजा हुआ करते थे तो उनका बेटा ही उसका राजा बनता था, यानी अगर उसके घर में लड़का पैदा नहीं हुआ तो उसका वंश खतरे में आ जाता था। और अंग्रेजों ने ऐसा एक नियम बना रखा था कि जिसके तहत अगर किसी राजा का अगर कोई अपना बेटा नहीं है तो वो राज्य अपने आप उस राजा के बाद, यानी उस राजा के मरने के बाद वो राज्य अपने आप अंग्रेजी सरकार की हो जाएगी, ब्रिटिश सरकार की हो जाएगी। तो आसिफुद्दौला जो था उसके यहाँ लड़की की कोई उम्मीद नहीं थी, उसका कोई लड़का था नहीं, और ऐसा लगता भी नहीं था कि उसका कोई लड़का हो पाएगा आगे। फिर जब वजीर अली जन्म लिया, आसिफुद्दौला का जो बेटा है वो जब जन्म लिया, तो सआदत अली उसका जो भाई था, वो जब तक आसिफुद्दौला का कोई बेटा नहीं था तो सआदत अली को लगता था कि वही राजा बनेगा, क्योंकि बड़े भाई के मरने के बाद छोटा भाई राजा बनेगा। लेकिन जैसे ही वजीर अली का जन्म होता है तो सआदत अली समझ जाता है कि अब तो इसका बेटा हो गया, यानी यही राजा बनेगा, मैं नहीं बन पाऊंगा। इसलिए उसने उसको अपना मौत ख्याल किया, यानी उसने अपना उसको दुश्मन मारा और उसको मारने की साजिश रची। लेफ्टिनेंट, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि ठीक है, लेकिन सआदत अली को तख्त पर, यानी उसको राजा बनाने में दिक्कत क्या थी, मसलहत क्या थी? कर्नल, सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत जायदाद दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी। तो कर्नल जवाब देता है कि देखो, सआदत अली जो व्यक्ति है वो हम लोग का दोस्त है, यानी वो ब्रिटिश सरकार का हमदर्दी है, वो ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर रहना चाहता है। और फिर कहता है कि वो बहुत ऐश पसंद है, यानी उसे आराम बहुत पसंद है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, वो कुछ भी
मेहनत करना नहीं चाहता, बस आराम से रहना चाहता है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और उसके लिए उसने क्या किया, उसने आधी मुमलिकत यानी अपने जो भी जायदाद संपत्ति था उसका आधा ऑलरेडी ब्रिटिश सरकार को दे दिया था और 10 लाख रुपए भी कैश दे दिए थे। यानी हम सबको पता है कि अंग्रेज सरकार जब ब्रिटिश रूल यहाँ चल रहा था तो क्या करती थी, या तो लड़ाई में जीतकर राज्य को अपना अधीन कर लेती थी, टर्म्स एंड कंडीशन रख देता है कि हाँ तुम साल में मुझे इतने रुपए दे दो तो फिर तुम अपने राज्य का राजा बने रहो, हम भी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो शहादत अली भी कर रहा था। शहादत अली अंग्रेजों ने जो कहा उसको मान लिया और उसने अपने आधी संपत्ति दे दी और 10 लाख कैश दे दिया, जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार उसे कुछ नहीं करता था और अब वो भी मजे करता है और हम भी। यानी कर्नल कहता है कि अब देखो शहादत अली भी आराम से रह रहा है और हम भी आराम से रह रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों को बेसिकली पैसे चाहिए थे और अधिकार चाहिए था, तो वो सारी चीजें मिल रही थी। शहादत अली राजा था नाम का, लेकिन सारी चीजें तो अंग्रेजों के हिसाब से हो रही थी, इसलिए अंग्रेजों को भी कोई दिक्कत नहीं था, शहादत अली को भी उसके हिसाब से काम चल रहा था, क्योंकि शहादत अली को केवल आराम चाहिए था। फिर लेफ्टिनेंट कहता है, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत यानी आमंत्रण दे रहा है। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि ये सुना है कि ये जो वजीर अली है वो अफगानिस्तान का जो बादशाह है शाह जमा, उसको हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है, आमंत्रण दे रहा है। यानी ये उस समय की बात है जब अंग्रेजों का राज था भारत पे, तब वो आजाद भारत नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था तब, क्योंकि पता था कि वजीर अली अकेले नहीं लड़ पाएगा पूरी सेना से, बहुत बड़ी सेना इनकी, तो अपनी सहायता के लिए वह अफगानिस्तान का जो बादशाह था, अफगानिस्तान का जो राजा था, उसको वो इन्विटेशन दे रहा था कि आप आइए और भारत हिंदुस्तान पर आक्रमण कीजिए, जिससे अंग्रेज यहाँ से चले जाए और हमारा देश आजाद हो जाए। तो लेफ्टिनेंट यही बात कर्नल से कहता है। फिर कर्नल कहता है, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। और फिर कर्नल बताता है कि ये किस तरह से हुआ। सबसे पहले अफगानिस्तान को इंडिया पे जो हिंदुस्तान पे जो हमला करने की दावत थी वो सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने दिया, उसको दिल्ली बुलाया यानी यहाँ आक्रमण करने के लिए कहा, और फिर शमसुद्दौला ने भी यही काम किया था। लेफ्टिनेंट, कौन शमसुद्दौला? फिर लेफ्टिनेंट पूछता है कि ये शमसुद्दौला कौन है अब? फिर कर्नल जवाब देता है, नवाब बंगाल का निस्बती यानी रिश्ते भाई है, यानी वो जो बंगाल का जो नवाब है उसका रिश्ते में भाई है शमसुद्दौला। बहुत ही खतरनाक आदमी, और कहता है कि वो आदमी बहुत खतरनाक है। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। यानी फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि ये सारी बातें सुनने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे पूरे हिंदुस्तान में ही कंपनी यानी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की एक लहर सी दौड़ गई, यानी हर कोई अंग्रेजी सरकार के खिलाफ है, उससे लड़ने को तैयार है। फिर कर्नल कहता है, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेलजली के हाथों सब खो बैठेगी। और फिर कहता है कि हाँ, अगर ये सब इसी तरह से चलता रहा तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और बक्सर में और पलासी में जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजाओं को जो हराया था वो सब कारनामे धरे के धरे रह जाएंगे, वो सारी कहानियाँ पुरानी पड़ जाएगी और कंपनी यानी ब्रिटिश सरकार जो लॉर्ड क्लाइव जो के ऑफिसर थे उसके हाथों यानी उसके रहते समय उसके नेतृत्व में जो कुछ भी यहाँ पर हासिल कर चुका था, जो भी जीत चुका था, वो सब लॉर्ड उस समय यानी तत्कालीन जो लॉर्ड था वो वेलजली था, उसके हाथों सब खो बैठेगी। यानी वो कहना यह चाह रहा है कि इससे पहले जो भी लॉर्ड क्लाइव के रहते हमने जो भी कुछ हासिल किया है, जो भी कुछ यहाँ पे अधिकार मिला है हमें, हमने जो कुछ भी जीता है, वो सब अगर हम इस वजीर अली को नहीं पकड़ पाए और इन चीज़ों को हम नहीं रोक पाए तो ये सब चीज़ें जो अभी हमारा लॉर्ड वेलजली है उसके रहते हुए भी हम सब कुछ खो बैठेंगे, यानी वो लोग हमें हरा देंगे और हमें इस देश से बाहर निकाल देंगे, यानी हमने जो कुछ भी पाया है वो सब हमारे हाथों से चला जाएगा। फिर लेफ्टिनेंट कहता है, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। और फिर लेफ्टिनेंट डरते हुए ये कहता है कि अब तो ऐसा लगता है कि वजीर अली जो आज़ाद घूम रहा है वो बहुत खतरनाक है, उसको किसी तरह से हमें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। कर्नल कहता है, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। फिर कर्नल कहता है कि देखो, सालों से मैं पूरी एक सेना लेकर उस अकेले इंसान को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो बस आंखों में धूल झोंकता है, यानी मुझे धोखा देता रहा है और आज तक कभी हाथ नहीं, यानी कभी वो पकड़ा नहीं गया। उसके साथ चंद जाबाज है, मुट्ठी भर आदमी, मगर यह दमखम है। कहता है कि उसके साथ चंद आदमी है, यानी बहुत कम लोग हैं उसके पास, लेकिन वो बहुत जाबाज है और इतने छोटे से ग्रुप के साथ इतने कम आदमी को लेकर उसका दमखम देखो, उसकी ताकत देखो कितनी है कि वो हमारी पूरी सेना के हाथ से भी वो पकड़ा नहीं जा रहा है। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है वजीर अली जाती तौर पे यानी वो पर्सनली भी बहुत ज़्यादा बहादुर है, यानी वो निडर है।
कर्नल, बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। फिर कर्नल कहता है कि अगर वो बहादुर नहीं, अगर वो निडर नहीं है तो फिर क्या वो इतने आसान है कि वो कंपनी का जो वकील है यानी लॉयर है उसका कत्ल कर देगा, उसको मर्डर कर देगा। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? फिर लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि ये जो मर्डर हुआ था, ये जो कत्ल हुआ था, उसका किस्सा क्या था, वो कहानी क्या था? फिर कर्नल कहानी बताता है। किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। ठीक है, फिर वो कहता है कि कहानी कुछ इस तरह हुआ था कि जब वजीर अली को हमने क्या किया, पद से हटा दिया। ठीक है, उसको राजा के पद से हमने हटा दिया और वजीर अली को कहाँ भेज दिया, तो बनारस भेज दिया, यानी बनारस के जेल में भेज दिया और उसको 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। फिर उसको एक पेनल्टी लगा दिया गया कि हर साल वो 3 लाख रुपया अंग्रेजी सरकार को देगा। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता यानी कोलकाता तलब किया। फिर कुछ महीने बाद जो गवर्नर जनरल थे हमारे, उन्होंने उसे कलकत्ता तलब किया, यानी उसको वहाँ पेश होने को हुक्म दिया। यानी वो उस समय जो कोर्ट थी वो कोलकाता में थी और उसको कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। फिर क्या हुआ, वजीर अली को गुस्सा आ गया और फिर वकील था वो बनारस में ही रहता था, तो बनारस में वकील से मिला और उसको कहा कि गवर्नर जनरल मुझे कलकत्ता क्यों बुला रहा है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे भला बुरा सुना दिया। और वकील क्या किया, वकील उसकी बात नहीं सुनी और उसको ही उल्टा भला बुरा कहने लगा, यानी उसको ही जो तो बक दिया गुस्से में। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है, उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। और फिर कर्नल कहता है कि देखो, वजीर अली तो ऐसे भी अंग्रेजों से बहुत नफरत करता है, उसके दिल में हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ नफरत ही भरी पड़ी है और उस गुस्से में उसने खंजर निकाली यानी चाकू निकाला और वकील का काम तमाम कर दिया, वकील का खून कर दिया, उसको मार दिया लेफ्टिनेंट और भाग गया। और लेफ्टिनेंट बोला कि और उसके बाद भाग गया। अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया और कहते हैं कि अपने जानिसारों यानी अपने हमदर्द लोगों, अपने साथ के लोगों को साथ वो आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया और आजमगढ़ के जो हुक्मरान है यानी आजमगढ़ के जो राजा थे, उन्होंने उनकी सहायता की और उसको हिफाजत के साथ यानी उसको सही सलामत घाघरा तक पहुंचा दिया। घाघरा जगह का नाम है। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है और कहते हैं कि उसके बाद से ही ये जो लोग हैं वजीर अली और उसके साथी वो सब इसी जंगल में भटक रहे हैं। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि लेकिन आखिर वजीर अली चाहता क्या है, उसकी स्कीम क्या है? कर्नल, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध का कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। फिर कर्नल कहता है कि उसकी स्कीम ये है, वो चाहता ये है कि वो किसी तरह से नेपाल पहुंच जाए और वहां जाकर वो वे कि अफगान के जो राजा हैं वो हिंदुस्तान पर आक्रमण करे और तब तक वजीर अली अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करेगा, कुछ और लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करेगा और फिर शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध का राजा बन जाए, अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से हमेशा के लिए बाहर निकाल दे। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि नेपाल पहुंचना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि शायद वो पहुंच भी गया हो। फिर कर्नल कहता है हमारी फौजें और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है और फिर कर्नल कहता है कि देखो, हमारी फौज और शहादत अली खां है उसके सिपाही भी सख्ती के साथ और बड़ी मुस्तैदी के साथ उसका हम पीछा कर रहे हैं और हमको पता है कि वो इन्हीं जंगलों में है, वो अभी तक नेपाल पहुंचा नहीं है। और ऐसा कहता है, उसी समय एक सिपाही तेजी से उनके टेंट में, उनके तंबू में हाजिर होता है, एंटर करता है। कर्नल, उठकर क्या बात है? फिर जैसे ही वो सिपाही अंदर घुसता है तो कर्नल बैठा रहता है, वहां से वो खड़ा हो जाता है और कहता है क्या बात? गोरा। तो सिपाही अंदर घुसता है, उसका नाम गोरा है। दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। वो कहता है कि दूर से गर्द उठती है यानी दूर से धूल उड़ती हुई नजर आ रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है और कर्नल कहता है कि जाओ सिपाहियों से कह दो कि वो तैयार रहे। और फिर सिपाही क्या करता है, सलाम करता है और चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, फिर लेफ्टिनेंट खिड़की से, तंबू की खिड़की से बाहर देख रहा है और गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। फिर वो खिड़की से देखते हुए कहता है कि देखो, धूल तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा का पूरा काफिला यानी पूरा का पूरा एक बड़ी सी सेना चली आ रही हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही आदमी वहां पे दिखाई दे रहा है। फिर कर्नल कहता है खिड़की के पास जाकर, कर्नल भी खिड़की के पास जाता है जहां पर लेफ्टिनेंट था और फिर कहता है हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। फिर वो भी कहता है कि हाँ, मुझे भी एक ही सवार दिखाई दे रहा है और वो तेजी से घोड़ा दौड़ा इधर ही आ रहा है। लेफ्टिनेंट,
और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि अच्छा आपको भी लग रहा है कि वो हमारी तरफ ही आ रहा है ना, तो फिर वो ताली बजाता है और सिपाही को अंदर बुलाता है। कर्नल सिपाही से, और जो सिपाही अंदर आता है उसे कर्नल कहता है सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है और फिर कर्नल उस सिपाही से कहता है कि जाओ दूसरे सिपाहियों से कह दो कि ये नजर रखे इस आदमी पर कि वो किधर जा रहा है, वो जो सवार इधर की ओर आ रहा है वो जा किधर रहा है उस पर ध्यान रखो। और फिर सिपाही सलाम करके चला जाता है। फिर लेफ्टिनेंट कहता है सूबे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। और फिर कहता है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, वो इधर ही आ रहा है। और इतना कहता है तभी घोड़े की जो चलने से जो टाप की आवाज आती है वो वहां तक आकर रुक जाती है। सवार बाहर से मुझे कर्नल से मिलना है। जो सवार आता है जो घोड़े पर आ रहा होता है जिसके बारे में अभी तक लोग बातें कर रहे हैं, वो वहां तक पहुंचता है और वहां से बाहर से वो कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा जो सिपाही है वो कहता है चिल्लाकर बहुत खूब, बहुत अच्छा, तुम्हें सीधा कर्नल से मिलना है। यानी कर्नल से मिलना इतना आसान बात नहीं होता है, ठीक है। और वो ऐसे भी अनजान था और उस पर लोगों को शक था कि वो हमारा दुश्मन हो सकता है, इसलिए वो कहता है अच्छा बहुत अच्छा, तुम्हें सीधे कर्नल से मिलना है। फिर सवार कहता है बाहर से सी। गौरा कहता है अंदर जा आकर हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। फिर वो सिपाही अंदर जाता है और जाकर कहता है कि हुजूर यानी मालिक वो सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल फिर कहता है भेज दो। कर्नल उस सिपाही से कहता है कि हाँ उसे अंदर भेज दो। लेफ्टिनेंट वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। और फिर लेफ्टिनेंट कहता है कर्नल से कि हो सकता है कि ये वजीर अली का कोई आदमी होगा जो इन्फॉर्मर होगा, जो हमें ये बताएगा कि वजीर अली कहाँ है, उसे पकड़वाना चाहता होगा। कर्नल खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है और कर्नल कहता है कि खामोश रहो यानी चुप रहो। और फिर सवार जो है वो सिपाही के साथ ही अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है तन्हाई तन्हाई। और वो जो बाहर से जो आदमी आता है जो सवार है वो आता है और अंदर पहुंचते हुए कहता है तन्हाई तन्हाई यानी शांति चाहिए, अकेलापन चाहिए, यानी वो अकेले में कर्नल से बात करना चाहता है। कर्नल साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दे। और फिर कर्नल कहता है कि देखिए यहाँ पर सब अपने हैं, सब मेरे खास आदमी, आप जो भी कहना चाहते हैं आराम से कह दीजिए। राजे दिल यानी आप जो भी कहना चाहते हैं वो आप कह दीजिए। आपके दिल में जो राज है यानी आप जो हमें खबर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवार दीवार हरगोश दारत तन्हाई। फिर कहता है कि फिर से मुझे अकेलापन चाहिए। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है। और फिर थोड़ी देर बाद कर्नल सबको इशारा करता है लेफ्टिनेंट और सिपाही को कि वो बाहर चले जाए और सब चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब शांति हो जाती है, जब वो अकेले हो जाते हैं, फिर वो देखकर सवार कुछ कहता है। सवार आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? फिर सवार कर्नल से पूछता है कि आप यहाँ पर अपना खेमा क्यों डाले, आपने यहाँ टेंट क्यों लगाया है? फिर कर्नल कहता है कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। और फिर वो कहता है, कर्नल सवार को बताता है कि कंपनी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि वजीर अली को पकड़ना है, इसलिए हम यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। सवार लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? फिर कहता है कि अगर सिर्फ वजीर अली को पकड़ना है, एक आदमी को पकड़ना है, तो इतनी बड़ी सेना का क्या मतलब है? कर्नल गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। कर्नल कहता है कि उसको पकड़ने में हमारी सहायता के लिए है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वजीर अली कितना शक्तिशाली आदमी है जिसको पकड़ने के लिए पूरी एक सेना खड़ी है। और कर्नल ये सोच रहा है कि जो सवार अंदर आया है वो वजीर अली को पकड़वाना चाहता है, इसलिए वो हमें इन्फॉर्मेशन देने आया है, शायद वो ये सोच रहा है। फिर आगे सवार कहता है वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। और फिर वजीर अली कहता है कि उसको पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। कर्नल कहता है क्यों? सवार कहता है वो एक जाबाज सिपाही है। जो सवार है वो कहता है कि वो तो एक बहुत जाबाज सिपाही है, वो एक बहुत निडर सिपाही है, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। फिर कर्नल कहता है मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? फिर कर्नल कहता है कि मैंने भी ये सुना है कि वो बहुत जाबाज है, लेकिन आप क्या चाहते हैं ये बताइए। वो सवार से कहता है। फिर सवार कहता है चंद कारतूस। और सवार कहता है कि मुझे कुछ कारतूस चाहिए, मुझे कुछ सेल चाहिए, जैसे बंदूक की गोली को सेल कहते हैं। तो कहता है मुझे कुछ कारतूस चाहिए। फिर कर्नल कहता है किस लिए? सवार कहता है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। फिर सवार कर्नल को कहता है कि मैं वजीर अली को पकड़ूंगा, इसके लिए मुझे थोड़ी गोलियों की जरूरत है, कारतूस की जरूरत है। कर्नल ये लो 10 कारतूस। और कर्नल उसको 10 कारतूस दे देता है। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया। और फिर सवार थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसको शुक्रिया कहता है। कर्नल आपका नाम? सवार वजीर अली। अब समझ में आ रहा है कहानी में कि अब तक वो जिसको इन्फॉर्मर समझ रहा था वो खुद ही वजीर अली था। अब हमें समझ में आता है कि वजीर अली कितना निडर और कितना बहादुर आदमी था, जो पूरी सेना के बीच वो अकेला घुस जाता है और सीधे कर्नल के सामने खड़ा है। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ, ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आ जाता है। फिर
जैसे ही वो कारतूस देता है, वजीर अली कारतूस लेता है और वो कहता है कि आपने मुझे ये गोलियां दी है, ये कारतूस मुझे दी है, इसलिए मैं आपकी जान बख्श रहा हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं मारूंगा। और ये कहता है और वो फिर बाहर चला जाता है और बाहर जाकर घोड़े पर बैठता है और वहां से चला जाता है। और जैसे ही सवार वहां से निकलता है, कर्नल एकदम सन्नाटा है, एकदम शांत है अंदर तंबू के अंदर। और फिर उसी समय वो एकदम शॉक्ड खड़ा है और उसी समय लेफ्टिनेंट उस तंबू के अंदर जाता है। लेफ्टिनेंट पूछता है कर्नल से, कौन था? कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है, और दबी जवान यानी धीरे से वो कहता है अपने आप से, जैसे वो अपने आप से ही कह रहा हो, एक जाबाज सिपाही। तो ये कहानी है जिसमें वजीर अली के बारे में बताया गया है, वजीर अली कितना बहादुर था और उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती है। सआदत अली उसका चाचा है, आसिफउद्दौला का भाई होता है सआदत अली, जो वजीर अली का चाचा है और जो अंग्रेजों के साथ मिल जाता है केवल राजा बने रहने के लिए, और अंग्रेजों की सारी शर्तें मानता है। लेकिन वजीर अली अंग्रेजों की कोई शर्तें नहीं मानता, वो अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहता है, इंडिया को आज़ाद कराना चाहता है। और इस सिलसिले में उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो इसके बाद भी वो अपने साहस का परिचय देता है। और जबकि उसे पकड़ने के लिए पूरी एक सेना जा चुकी है, हम इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना शक्तिशाली था, फिर भी वो इतना निडर था कि वो अकेला ही कर्नल के खेमे तक आता है, उसके पूरे सेना के बीच में आता है और कर्नल से मिलता भी है और उससे कारतूस भी लेता है और अपनी जाबाजी और अपनी बहादुरी का परिचय तब भी देता है और कहता है कि आपने मुझे गोली दी है, अब मैं आपको नहीं मारूंगा। चाहता तो वहीं वो कर्नल को मारकर वहां से भाग सकता था, जो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ा है, लेकिन वो अपनी बहादुरी दिखाता है और कहता है कि मैं आपको मारूंगा नहीं। यानी वो ये बताना चाहता था कि मैं आपसे बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ, मैं चाहता तो अभी भी आपको मार सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मारूंगा नहीं। तो ऐसा एक बहादुर इंसान ही कर सकता है। डरपोक आदमी कोई होता है तो अपने दुश्मन को जितना जल्दी हो सके निपटा देना चाहता है, उसको मार देना चाहता है। लेकिन जबकि दुश्मन उसके सामने खाली हाथ खड़ा है और सामने वाले वजीर अली के हाथ में बंदूक और गोली दोनों है, फिर भी वो उसे नहीं मारता, वो उससे अपना बहादुरी का परिचय देता है और वहाँ से चला जाता है। और अंत में कर्नल की इस बहादुरी को देखकर कहता भी है, ये मानता भी है कि हाँ वो एक सच में एक जाबाज सिपाही है। तो ये थी इस कहानी में, छोटी सी कहानी है, तो कहानी तो नहीं कह सकते, नाटक का एक पार्ट है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।